जय हिंद। क्लास 8th की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 हम आज स्टार्ट करेंगे। दोस्तों चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। उम्मीद है कि आपने सेकंड चैप्टर की वीडियो देखी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। देखिए इंटरेस्टिंग सिर्फ चैप्टर ही नहीं है, जो पूरी आपकी हिस्ट्री की जो किताब है ना 8th क्लास की, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार भी है। ठीक है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। 6th और 7th की थी एंशंट मडाइवल थी, थोड़ा आपने देखिए मतलब दिक्कत होती है, बोर होते हैं, पर 8th में बोर होने का कोई सवाल नहीं है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि आखिर ये जो अंग्रेज थे ये भारत हिंदुस्तान आए थे व्यापार करने, पर धीरे धीरे इनके पता नहीं क्या चुल हो गई दिमाग में। क्या इन्होंने किया कि टेरिटरीज को कब्जाना शुरू कर दिया, और सिर्फ कब्जाना ही नहीं, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना भी शुरू किया। और ये जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन के मतलब जो प्रक्रिया थी, इसमें देखिए या तो कुछ पॉलिसीज़ वगैरह लेके आए, ठीक है, पॉलिसीज़ के जरिए टेरिटरीज को एक्सपेंड करते थे, या फिर बैटल्स लड़के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने बैटल्स लड़ी और टेरिटरीज को एक्सपेंड कर लिया, नहीं, ये कुछ पॉलिसीज़ भी लेके आए थे। पॉलिसीज़ जैसे देखिएगा तो सब्सिडियरी अलायंस होगी, फिर पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्सी होगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस तरीके की कुछ पॉलिसीज़ भी लाई थी। और काफ़ी सारे देखिएगा तो जो किंगडम्स थे उन्होंने इन पॉलिसीज़ को साइन किया था और अपनी टेरिटरी को किसके हवाले कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया था। ठीक है, जाओ ले जाओ भाई तुम टेरिटरी, बस जनाब हमें छोड़ दो, ऐसे कुछ हालत थे। ठीक है, और मेजर बैटल्स भी लड़ी गई थी। मेजर बैटल्स की अगर बात करिएगा तो जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, ये कुछ मेजर बैटल्स थी जिसके जरिए ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड किया था। पर देखिए कहाँ से गेम चेंज होता है ये मैं आपको बताता हूँ। बैटल ऑफ बक्सर के बाद है ना पूरी तरीके से गेम चेंज हो जाता है, ठीक है, हिंदुस्तान का। अब बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी कौन से साल में हुई थी ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी कौन से साल में हुई थी, आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैंने पढ़ाया था और ये देखिए सबको पता होता है, जो भी थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता है ना उसे पता होगा ये आंसर, तो आंसर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। 1764 में जब ये बैटल ऑफ बक्सर जीत जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जब साइन होता है तो मुगल एम्परर को ना बोला जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कि भाई तू अपना दिल्ली में राज कर, ठीक है, हमें बंगाल के दीवानी राइट्स दे दे। ठीक है, तो मुगल एम्परर क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के दीवानी राइट्स दे देता है। दीवानी राइट्स क्या थी, मतलब वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होगा, ठीक है, वो किसके अंडर में आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के। टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का काम किसके अंडर में आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के। यानी टैक्स भी बंगाल के कौन कलेक्ट करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल दोस्तों आज का वेस्ट बंगाल नहीं है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का मतलब था उस टाइम पे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो ये पूरा बांग्लादेश जो आज का आपका, ये पूरा बंगाल बनता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को देखिए दिल्ली में कुछ खासा शौक भी नहीं था, उन्हें चाहिए था सिर्फ व्यापार करना था, प्रॉफिट करना था, ठीक है। और दिल्ली में रह के व्यापार अच्छे से हो नहीं पाता। बंगाल फर्टाइल एरिया था, ठीक है। उसके बाद कोस्टल एरिया भी था खास करके और देखिएगा तो बे ऑफ बंगाल का पूरा एक्सेस मिल जाता था, उसके ज़रिए ट्रेड कर सकते थे साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में, ठीक है, ठीक है। और नेवी ब्रिटिशर्स की तगड़ी थी ही, तो इन्हें भाई साहब ट्रेड करने के लिए नेवी तो चाहिए, ठीक है। शिप्स वगैरह कहाँ लगाएंगे, दिल्ली में तो लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, इन्हें दीवानी राइट्स मिल गए किसके द्वारा, मुगल एम्परर ने इन्हें इसे रॉबर्ट क्लाइव को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए। और उसके बाद जब दीवानी राइट्स इसे मिल जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव को, उसके बाद क्या होता है दोस्तों पता है आपको, बंगाल का शोषण शुरू हो जाता है, मतलब ख़त्म कर देते हैं एकदम बंगाल को, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे तो आप देखिएगा क्या क्या हालत होती है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम 2 टॉपिक्स करने वाले हैं, ठीक है, द कंपनी बिकम्स द दीवान, और इसी के अंडर में एक टॉपिक है आपका रेवेन्यू फॉर द कंपनी, ठीक है। इसके बाद जो जितने भी टॉपिक्स होंगे हम वो नेक्स्ट पार्ट्स में करेंगे। ये देखिए ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिटेल में मैं कराऊंगा, छोटे छोटे पार्ट्स में कराऊंगा, पर आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नॉलेज कैसल को सपोर्ट दिखाइएगा अपना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द कंपनी बिकम्स द दीवान। On 12 August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. 1765 जो ईयर है ये एक और मतलब ये ईयर इसलिए भी याद रखिएगा कि इसी साल ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी साइन हुई थी। इसके बाद क्या होता है, 12 अगस्त 1765 को जो मुगल एम्परर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एस दीवान अपॉइंट कर लेता है बंगाल का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 12 अगस्त 1765। एस दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। अब देखिए दीवानी जब राइट्स मिल जाते हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, तब ये क्या बन जाती हैं, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाती हैं। यानी फाइनेंस से जितना भी रिलेटेड काम होगा बंगाल का वो किसके कंट्रोल में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया। यानी जितना भी टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का काम होगा वो किसका होगा,
ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा, टैक्स का पैसा भी किसके पास रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा। यानी आप देख रहे हैं दीवानी राइट जैसे ही मिलते हैं, टैक्स वगैरह के जो पैसे होते हैं, यानी जो व्यापार कर रहे हैं उससे भी मुनाफा इन्हें मिल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, और टैक्स जो कलेक्ट कर रहे हैं बंगाल से उससे भी पैसा ही पैसा मिल रहा है, ठीक है। असली देखिएगा मजा तो अब आएगा, वीडियो देखते रहिएगा। हाउ इट नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखिए इनका क्या काम बढ़ गया ना, इनको ये भी देखना था कि मतलब लैंड को किस तरीके से एडमिनिस्टर करना, ये भी इनके कंट्रोल में था। रेवेन्यू रिसोर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना, ये सारा काम किसके अंडर में आ चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में आ चुका था। अब देखिए जहाँ जहाँ भी मैं आपको कंपनी बोलूँ ना, तो कंपनी का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे रिलायंस वगैरह मत समझ लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये जोक था, आप समझदार हैं। A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted। देखिए आखिरकार अगर देखिएगा तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो एक मतलब ट्रेडिंग कंपनी है ना भाई, व्यापार करने ही ना आए थे। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी, थोड़ा चुल करने का इनको जो तरीका था, ठीक है, दिमाग में खुराफात सोची थी, उस वजह से इन्होंने टेरिटरीज को मतलब कब्जा लिया था, दीवानी राइट्स भी मिल गई थी। पर जो खून में था वो तो व्यापारी था, ठीक है। तो इनका सिंपल सा मतलब था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, ठीक है। तो ये क्या करते थे, यहाँ से सामान खरीदते थे एकदम सस्ते में, जो इन्हें सामान चाहिए होता था, ठीक है। और जो इन्हें सामान चाहिए होता था ना, ठीक है, वो उसी चीज़ को ये क्या करते थे, फार्मर्स को बोलते थे कि तुम यही उगाओगे, ठीक है, जो हमें चाहिए। और उनसे फिर वही सामान सस्ते में खरीदते थे और महंगे दाम में कहाँ बेच देते थे, बाहर बेच देते थे, यूरोप में बेच देते थे। उसके जरिए क्या करते थे, हैवी प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है, पैसा ही पैसा। इसलिए तो बहुत सारे इनमें देखिएगा जो ऑफिशियल्स थे वो कितने कितने अमीर हो गए थे। बीइंग एन एलियन पावर, यहाँ पे एलियन पावर का ये मतलब नहीं है कि कोई जनाब मार्स से आ गया, ठीक है, एलियन वो वाला एलियन नहीं है। उस टाइम पे एलियन का मतलब होता था कि कोई दूर देश से आया, ठीक है, तो उसे एलियन कहते थे। इट नीडेड टू पेसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड एंड एंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। अब देखिए इस लाइन में क्या कहना चाहते हैं, इन्होंने क्या किया ना कि जो कंट्री साइड थी, यानी जो विलेज वगैरह का जो एरिया था बंगाल में, उसमें देखिएगा तो एक लोकल कह रहा हूँ, सॉरी माफ़ करिएगा, थोड़ा सा फंबल हो गया। लोकल जो देखिएगा पावरफुल जो वहाँ पे बंदा था ना, जैसे ज़मींदार वगैरह हो गए, उसको कह दिया कि तुम यहाँ के टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करोगे। नहीं तो क्या होगा, पता चला ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिशियल गया, मतलब कोई भी बंदा गया टैक्स वगैरह कलेक्ट करने, उसके बाद विलेजर्स ने क्या किया, लतिया दिया इनको। क्यों लतिया दिया भाई, तुम कौन हो बे, हम तुमको टैक्स क्यों दें, कुछ ऐसा सीन हो जाता। इसलिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, किसी पावरफुल बंदे को जिसकी विलेज में देखिएगा तो पावर हो, उसको अपॉइंट किया, जमींदार वगैरह को, ठीक है। और फिर उनको कहा कि तुम टैक्स वगैरह कलेक्ट करोगे, उसके बाद हमें दे दोगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा इन्होंने किया था। एलियन पावर यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जाके नहीं रह सकते थे ना, नहीं तो लोकल भी सोचते कि यार अभी तक तो कोई नवाब था, ठीक है, नवाब हमसे टैक्स लेता था, भाई तुम कौन आ गया और हम तुमको क्यों टैक्स दें, ठीक है, ऐसा चीज़ ना हो। इसलिए देखिए इन्होंने ये चीज़ की थी। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। अब देखिए जो लोकल पावर थे ना, उन्होंने इसको कंट्रोल तो किया, उनको इन्होंने कंट्रोल किया, यानी ज़मींदार वगैरह को कंट्रोल किया। ऐसा नहीं कि ज़मींदार अपनी मन मर्जी करने लग जाए या देखिएगा तो करप्शन करने लग जाए, दिक्कतें करने लग जाए, नहीं, उसको इन्होंने कंट्रोल किया। पर इस तरीके से नहीं किया कि उसको पूरी तरीके से भगा दिया, चलो भगो तुम, ज़मींदार वगैरह को भगा दिया, निकलो यहाँ से, अब सारे टैक्स हम कलेक्ट करेंगे। ऐसा इन्होंने नहीं किया, पता था, नहीं तो दिक्कत आ जाती, ईस्ट इंडिया कंपनी को टिक भी नहीं पाते। अगर ऐसा करते नहीं है, बंगाल से 2 साल में भग लिए होते हैं, पब्लिक पकड़ पकड़ के मारती, ठीक है। राजा की सेना कितनी होगी, 10,000 20,000, पर पब्लिक कितनी होगी, लाखों में होगी, लाखों पकड़ पकड़ के मारते। अब हम दूसरे टॉपिक पे चले, रेवेन्यू फॉर द कंपनी, ये टॉपिक हम देखते हैं। द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज ए ट्रेडर। जैसा कि मैंने बताया कंपनी को दीवानी राइट्स तो मिल गए थे, पर ये अपने आप को किस तरीके से देखते थे, एज ए ट्रेडर ही देखते थे कि यार हम ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, एक दिन आए हैं चले जाएंगे, ठीक है। वैसे गए नहीं थे, 200 साल तक रहते, इसके बाद भी एज ए ट्रेडर रहेंगे, मतलब एज ए ट्रेडर देखते थे कि हम यहाँ पे ट्रेडर की तरह आए हैं, बस प्रॉफिट कमाएंगे, हमें यहाँ के डेवलपमेंट से कुछ मतलब नहीं है, बंगाल के डेवलपमेंट से कुछ मतलब नहीं है। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो ले लिया था, पर कुछ घंटा इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे चलाया था, पता ही नहीं कर रहा था कि क्या मतलब चल रहा है सिस्टम वहाँ पे, ठीक है। नहीं, इन्होंने सिर्फ कहा कि पैसा चाहिए, पैसा, पैसा ही पैसा था इनके पास, दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी, एज ए ट्रेडर आए हैं, पैसा कमाएंगे और जाएंगे। It wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection। यहाँ पे ये
थी कि इन्होंने देखिए लार्ज रेवेन्यू इनकम टैक्स वगैरह से जो टैक्स वगैरह जो मिल रहे थे उससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इनकम थी वो तो बढ़ गई, पर इन्होंने कभी ऐसा कोशिश नहीं किया कि एक असेसमेंट या ऑफिस बना दिया जाए जिसमें देखिएगा तो एक सिस्टम सा बन जाए, ठीक है, कितना रेवेन्यू आ रहा है। नहीं, इतना इन्होंने झंझट नहीं पाला, कहा कि क्या ऑफिस बनाना है यार, क्या इधर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, प्रॉफिट कमाएंगे उसके बाद चले जाएंगे, बस इतना था। अपने आप को ये व्यापारी की तरह ही देख रहे थे। गेम देखिए आगे क्या होता है। नाउ द रेवेन्यू कलेक्शन इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब ये देखिए कमाल होगा। पहले क्या होता था ना, मैं आपको पहले की बात बता रहा हूँ, बैटल ऑफ प्लासी से पहले की क्या होता था। देखिए जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करती थी ना इंडिया में और कोई सामान खरीदती थी तो ये लोग गोल्ड और सिल्वर देते थे भारत के जो व्यापारी होते थे उनको सामान खरीदने के बदले, ठीक है। ये लोग मान लीजिए 10 जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उनको चाहिए 1 टन चावल चाहिए या गेहूं चाहिए, जो भी मान लीजिए 1 टन वीट चाहिए, तो 1 टन वीट के बदले क्या करते थे, गोल्ड और सिल्वर दे देते थे उस व्यापारी को। इससे क्या होता था, बाहर से पैसा आ रहा था, लंदन से पैसा आ रहा था, गोल्ड और सिल्वर आ रहा था हिंदुस्तान में। पर जब इन्हें रेवेन्यू राइट्स मिल गए थे, यानी टैक्स कलेक्ट करने का राइट्स मिल चुका था बंगाल से, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि बंगाल से जो पैसा आ रहा था, ठीक है, मतलब जो टैक्स का पैसा आ रहा था उसी पैसे से ये लोग वहां से सामान खरीद देते थे और बाहर बेच देते थे, ठीक है, और फिर प्रॉफिट आ जाता था। यानी 1 रुपया भी बाहर से फिर नहीं आता था, जो पैसा यहाँ से कमाते थे उसी पैसे से सामान खरीद देते थे और बाहर प्रॉफिट पे बेच देते थे। यानी बंगाल की डेवलपमेंट में देखिएगा तो कुछ नहीं किया इन्होंने। उसके बाद देखिएगा तो बाहर से एक नया रुपया भी नहीं आया, कोई गोल्ड और सिल्वर तो नाम निशान नहीं था, ठीक है। जो फार्मर्स वगैरह या मर्चेंट्स वगैरह थे टैक्स देते थे, उसी टैक्स से क्या करते थे, ये उन्हीं के सामान खरीद लेते थे और उसी सामान को बेच देते थे। देख रहे थे इनका गेम, ठीक है। सुन इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। और जाहिर सी बात है यार, जब बाहर से 1 रुपया नहीं आ रहा, ठीक है। अब एक चीज मान लीजिए, अब मैं आपको वैसे बाद में बताऊंगा, ठीक है, पर यहाँ पे देखिए बंगाल में बाहर से 1 रुपया भी नहीं आ रहा, कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रही है, ठीक है, लोग टैक्स तो दे रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। तो इससे क्या हुआ ना कि बंगाल में ना एक भारी देखिएगा तो इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिलती है। मतलब वहाँ पे मतलब अभी बहुत ही तगड़ा मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस, लोग पॉवर्टी में चले गए, गरीबी, भूखमरी, ये चीज़ें देखने को हमें बंगाल में मिलती हैं। Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to company at lower prices। ठीक है, आर्टिसंस जो थे उनको कंपनी वालों ने धमका दिया था कि भाई तू सारा सामान हमें ही बेचेगा, हमारे सिवा किसी को नहीं बेचेगा, ठीक है। चलो ठीक है, आर्टिसंस मान गए, पर जो सामान खरीदते भी थे ना ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आर्टिसंस से, वो इतने कम दाम पे खरीदते थे कि मतलब आर्टिसंस बर्बाद हो गया। इस तरीके से क्या हुआ, कई आर्टिसंस ने तो बोला, मतलब लात मारी अपने काम को, बोला कि भगो यहाँ से, ठीक है, अब नहीं कर रहे ये धंधा, बाहर में जा, हम नहीं कोई सामान बेचेंगे, हम चले गांव छोड़ के। उसके बाद ये आर्टिसंस वगैरह ने गांव वगैरह छोड़ के जाना शुरू कर दिया, ये लोग बंगाल छोड़ के जाने लग गए, ठीक है। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। जो पीजेंट्स वगैरह थे, फार्मर्स वगैरह थे, वो लोग देखिए ड्यूज या टैक्सेस वगैरह नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी वाले डिमांड कर रहे थे। टैक्स चाहिए, टैक्स चाहिए, टैक्स चाहिए। अब टैक्स कहाँ से दें जब सामान ही मतलब अच्छे से उत्पादन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये दो चीज़ तो ठीक है कि आर्टिसंस भी मतलब चले गए, पीजेंट्स को भी दिक्कत आ रही थी। सबसे खतरनाक चीज़ जो बंगाल की क्राइसिस से हुई ना, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी 1770 में, एक टेरेबल फेमाइन आया, मतलब भूखमरी छाई, जिसके वजह से 10 मिलियन पता है बहुत बड़ा नंबर है। अगर आपको कोई 10 मिलियन रुपए दे देना आप खुश हो जाएंगे। रुपए की बात कर रहा हूँ, डॉलर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग मर गए थे, ठीक है। उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी सिर्फ भूखमरी की वजह से। फेमाइन फैल गया था, ठीक है। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में बहुत डरावनी है दोस्तों, वाइप्ड आउट, ठीक है। ये वाइप्ड आउट वैसे नहीं है कि कुछ सामान हमने हटा दिया, भाई साहब जनसंख्या ही खत्म हो गई, 1/3 जनसंख्या ही खत्म होगी। 3 करोड़ की जनसंख्या थी बंगाल की और 1 करोड़ तो मतलब खत्म हो गए, मर गए फेमाइन से, ठीक है। नोबल लॉरेट, आपने नाम सुना होगा, नोबल लॉरेट इंडियन इकोनॉमिस्ट थे अमर्त्य सेन। उन्होंने इस जो बंगाल फेमाइन थी इसको कहा था मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। अगर भारत में अभी तक जितने भी डिजास्टर हुए हैं ना, सबसे वर्स्ट डिजास्टर की अगर आप बात करिएगा ना, ठीक है, तो वो है बंगाल फेमाइन। 1 करोड़ लोग मरे थे बंगाल फेमाइन में, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसमें देखिएगा, देखिए इसमें सिर्फ, और अमर्त्य सेन ने सही भी कहा है, मैन मेड डिजास्टर ही था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस तरीके से पता नहीं क्या क्या पॉलिसीज लेके आ रहे थे, पूरी तरीके से मैंने बोला ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी बंगाल से। बंगाल से पैसे तो बहुत जा रहे हैं पर कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ पैसे जाए जा रहे हैं, पैसे जाए जा रहे हैं। भाई कितने हद तक वहाँ पे मतलब सफ़र करेंगे लोग, ठीक है।
उसके बाद देखिए मॉनसून का पैटर्न भी इस तरीके से बिगड़ा, थोड़ा बहुत मॉनसून का पैटर्न भी इस तरीके से बिगड़ा। उसके बाद इनके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की जो पॉलिसीज़ वगैरह थी, इसकी वजह से ये फेमाइन बहुत ज़्यादा मतलब फैल गई। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि 1770 में फेमाइन आई थी, एक ही साल में इतने लोग मतलब की डेथ हो गई थी। 1769 से लेके 1773 तक ये फेमाइन का पूरा पीरियड चला था, जिसमें 1 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी फेमाइन के चक्कर में। ठीक है, भूखमरी से मरना यार, भूख से मरना ना बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत पेन होता है। एक चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है, कभी भी आप सर्च मारिएगा, ठीक है, अगर कभी भी आप अगर रैंडमली यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च मारिएगा ना कि सबसे डरावनी मौत क्या होती है, तो उसमें देखिएगा आपको भूखमरी भी आ ही जाती है, बहुत पेन होता है। इमेजेस वगैरह ही आप देख लीजिएगा यहाँ पे ना, कुछ ऐसे हालत हो जाते हैं। ठीक है, 1943 में भी वैसे बंगाल में फेमाइन आई थी, पर जो 1770 की जो बंगाल फेमाइन थी ना, गजब की थी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वाली कंपनी ने ना मतलब बर्बाद करके छोड़ दिया था, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि कंपनी को जैसे ही दीवानी राइट्स मिल गए, गधे आए तो थे ट्रेडर बन के ही ना, व्यापार करने ही आए थे ना, सिर्फ प्रॉफिट इन्होंने कमाया ना, बंगाल में कुछ डेवलपमेंट नहीं किया था इन अंग्रेजों ने। ठीक है, भेड़िए थे ये, भेड़िए, सिंपल सी चीज़ है, खा गए थे ये बंगाल वालों को। ठीक है, चूस लिया था इन्होंने पूरे वहाँ के लोगों को, आर्टिसंस को बर्बाद करके छोड़ दिया, पीजेंट्स को इन्होंने बर्बाद करके छोड़ दिया। ठीक है, लोग भुखमरी से मर रहे थे, बंगाल तहस नहस हो गया। जो बंगाल एक समय पे देखिएगा तो विश्व का इतना मतलब रिचेस्ट मतलब या अमीर का, जो अमीर नहीं कहते, अमीर राज्यों में से एक था, वो एकदम ख़त्म हो गया था। ठीक है, ऐसी हालत कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। तो बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। हमने फर्स्ट वीडियो में आज देखा द कंपनी बिकम्स द दीवान एंड रेवेन्यू ऑफ फॉर द कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक में देखिएगा तो हम 2-3 चीज़ें करने वाले, जिसमें आपका होगा द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। उसके बाद देखिएगा जो मुनरो सिस्टम या कुछ नए नए सिस्टम जो ये लेके आ रहे थे, वो हम देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है यार तो दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को सपोर्ट दिखाइए अपना। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।